आरती, रक्षिता, श्रुति, भारती, खेलवाई, ऋतु, मोहित, अंशिका, नैना, सुरभि, नेहा, भ्रम, साहिल, लक्ष्मी, अजीत, रोशन, अंजुम, अनुराधा, सुनैना, रेखा, अभय, आशीष, रचना, ज्योति, प्राची, हिमांशु, पूजा, चिंकी, सभी का स्वागत है। वेलकम यू ऑल। वेलकम गीतांजलि, अभिजीत, अभिनव। बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कहां तक, अपना ये वाला कंसेप्ट जो कि इंपॉर्टेंट था। कि कॉमन नाउन से पहले अगर आर्टिकल दी लगा दिया तो होल स्पीशीज को दिखाएगा सिंगुलर फॉर्म में। मैन के साथ कंडीशन थोड़ी सी चेंज थी। मैन की अगर हम बात करें तो भैया मैन को दो अलग अलग तरीके से हम लोगों ने देखा। मैन एक मेल को भी दिखाता है, और मैन का मतलब पूरी की पूरी मानव जाति मैनकाइंड से भी होता है, जहां पर ये मेल फीमेल दोनों को दिखाता है। मैन शब्द जब एक मैन को दिखाएगा तो आर्टिकल दी आ सकता है, और मैन शब्द अगर मैनकाइंड को दिखाएगा तो आर्टिकल दी का यूज नहीं कर पाएंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक है? क्या क्या हाँ अंकित बेटे, मैंने बताया था। अंकित बेटे, मैंने आपका आंसर रिप्लाई व्हाट्सएप पर कर दिया है। सर आपका स्कूल सोनीपत में है क्या? नहीं बच्चे, सोनीपत में नहीं है। चलिए, तो इन्हीं पर बेस हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी देखे थे। आगे बढ़ते हैं, इनको क्लियर हो गया। देखो यहां पर एम ई एन, एक बच्चा कह रहा था कि एम ई एन के साथ आर क्यों गलत है। बच्चे देखो, अगर इस सेंटेंस को मैं देखूं तो इसका मतलब क्या है? पुरुष ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बात कर सकता है। देखो, जब भी कभी हम कोई सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट में एक सेंटेंस अपने आप खुद ब खुद डेवलप हो जाता है। ये कहीं ना कहीं ऐसा हमें प्रतीत होता है। अब से मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इससे पहले इंसान मदद करता आ रहा होगा, है ना? ऐसा ही तो है मीनिंग। चलो जी, तो इसीलिए एम ई एन का यूज ना करके, क्योंकि ये तो सिर्फ पुरुषों की बात कर रहा है, हमें एक ऐसा शब्द चाहिए जो मेल और फीमेल दोनों की बात करे। दैट वर्ड इज मैन। वो वर्ड क्या है? मैन है बच्चे। ठीक है? इजी, समझ में आया? सर मैं हूं सोनीपत से। तो ओके जी, ओके कोमल जी, पड़ोसी हैं आप हमारे। सर ग्रुप में मुझे भी ऐड करिए। मेरे बच्चे कोई ऐसा ग्रुप ऐसा नहीं बनाया है। हाँ, जो स्टूडेंट
मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप आज आपने देखा होगा व्हाट्सएप में एक ग्रुप ऐड करने वाला फैसिलिटी आ गया है, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी रिसेंटली बनाया मैंने, मुश्किल से 4-5 दिन हुए हैं। अदरवाइज आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल में बहुत जल्द मैं इंग्लिश स्पोकन का एक फ्री बैच लेकर आ रहा हूं, सिर्फ वो यूट्यूब पर रहेगा आप सभी के लिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए वो बेनिफिशियल होने वाला है, सभी के लिए बच्चे मैं लेकर आने वाला हूं, तो आप सभी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम अरुण_गौतम_सर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और मेरा फोन नंबर तो आपके पास है ही, सभी के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक सेंटेंस में और लिख रहा हूं, ही इज द डॉग दैट आई परचेज्ड लास्ट वीक। टुडे माय फर्स्ट डे। अरे भाई यूट्यूब चैनल क्या है आपका? अरे भाई साहब, कुछ बच्चे तो बिल्कुल नादान हैं, नादान। चलो लास्ट में दूंगा, फिलहाल जिसको लिखना लिख सकते हैं, इंग्लिश बाय अरुण गौतम सर, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। किसी डाउट के लिए कहां जुड़े? जुड़ना कहीं नहीं है बेटे, जुड़ना कहीं नहीं। आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कॉल ना करें बट मैसेज आप जरूर कर सकते हैं। चलिए, इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, इंग्लिश बाय अरुण गौतम सर। तो ही इज द डॉग दैट आई परचेज्ड लास्ट वीक। अब यहां पर बहुत ध्यान से देखने वाली बात है मेरे बच्चे, मैंने क्या यूज किया है? द डॉग। और कुछ बच्चे मुझे कल मैसेज कर रहे थे, है ना, जब हमने ये पिछली क्लास ली थी कि सर द डॉग द कैट, है ना, इस तरह का मीनिंग है, तो मैंने कहा था उनको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। तो ध्यान से सुनने वाली बात है, ये द डॉग आया है। द डॉग का पिछली क्लास में, द डॉग का पिछली क्लास में क्या नंबर था? मतलब क्या मतलब था? द डॉग का मतलब क्या था? सारे के सारे डॉग, ऑल डॉग्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। द डॉग का मतलब था पूरी की पूरी प्रजाति, पूरी की पूरी प्रजाति को ही रिप्रेजेंट कर रहा था बच्चे, पूरी की पूरी प्रजाति। तो क्या यहां पर पिछले हफ्ते मैं डॉग की पूरी प्रजाति को लेकर आया? क्या डॉग की पूरी प्रजाति को मैं लेकर आया? द आंसर इज नो। अब इस द डॉग के दो मीनिंग हमारे सामने तैयार हुए, दोनों मीनिंग्स को देखेंगे। एक तो हम लोगों ने जाना ही था कि द डॉग का एक मीनिंग क्या होता है बच्चे? होल। द डॉग का मीनिंग क्या होता है? होल स्पीशीज, ठीक है। और दूसरा मीनिंग द डॉग का क्या होता है? किसी पर्टिकुलर डॉग को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो हमने देखा द डॉग के दो अलग अलग मीनिंग हमारे सामने डेवलप होते हैं। वन इज होल स्पीशीज, पूरी प्रजाति को दिखा सकता है ये। दूसरा मीनिंग है किसी पर्टिकुलर एक डॉग को रिप्रेजेंट करता है, पर्टिकुलर किसी एक डॉग को ये रिप्रेजेंट किया करता है, ठीक है। हमने क्या सीखा? होल स्पीशीज को भी दिखा सकता है और पर्टिकुलर किसी एक डॉग को भी ये रिप्रेजेंट कर सकता है। दो मीनिंग है। कब कौन सा मीनिंग होगा, ये सेंटेंस को देखकर समझना होगा हमें। अब जाहिर सी बात है, पिछले हफ्ते में परचेज करके लाया तो वर्ल्ड की पूरी प्रजाति तो परचेज नहीं कर ली होगी मैंने, ये तो कंफर्म है। तो यहां पर जो मीनिंग आ रहा है वो क्या आ रहा है? पर्टिकुलर किसी एक डॉग की बात यहां पर की जा रही है, पर्टिकुलर किसी एक डॉग की बात की जा रही है। एक और देखते हैं, मैंने आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा दिस इज द टाइगर दैट killed my cow। ध्यान से देखें, यहां पर भी हम लोगों ने क्या यूज किया? द टाइगर यूज किया। यहां पर भी हमने क्या यूज किया? द टाइगर। अब द टाइगर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या ये मेरे काऊ को मारने के लिए वर्ल्ड की पूरी प्रजाति आई? जी नहीं, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर बाघ टाइगर ने ऐसा कर दिया होगा। तो अगेन ये क्या है? पर्टिकुलर को दिखा रहा है।
पर्टिकुलर किसी एक टाइगर की बात कर रहा है, ठीक है। हमने यहां पर देखा था द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल, सभी की बात कर रहा था। अब हमने देखा किसी पर्टिकुलर एक को भी दिखा सकता है। तो भैया ऐसी चीजें हमें सेंटेंस को देखकर समझनी होंगी, ऐसी चीजें हमें सेंटेंस को देखकर समझनी होंगी। आशा करता हूं बात समझ में आई होगी बच्चे। सर जी ही की जगह इट नहीं होगा, सुदेश कह रहे हैं। आओ एक चीज समझना बच्चे, अगर कोई जानवर हमारा क्या है, पेट है, अगर कोई जानवर हमारा पेट है तो जेंडर के मुताबिक उसमें ही और शी का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अगर कोई हमारा पेट एनिमल है तो जेंडर के मुताबिक हम लोग ही या शी का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आमतौर पर जानवरों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इट, दिस, दैट, दीज वगैरह, इन शब्दों का यूज आमतौर पर करते हैं। एनिमल्स के लिए इट, दिस, दैट का यूज करते हैं, बट जो हमारा पेट एनिमल है उसके लिए ही और शी का यूज बिल्कुल सही माना जाता है। जैसे कि देखो ये बचपन में लेकर चलता हूं, छोटा सा, थोड़ी छोटी क्लास में आप लोगों ने बचपन में एक ऐसे लिखा होगा, दा काओ माय पेट एनिमल। याद आ रहा है, इस तरह के दो ऐसे आप लोगों ने जरूर लिखे होंगे, दा काओ और पेट एनिमल। देखो दा काओ याद आ रहा है, अभी जो हमने कंसेप्ट करा वही, सिर्फ हम काओ नहीं लिखते थे, वहां पर क्या लिखते थे, दा काओ। दा काओ लिखने का रीजन समझ रहे हैं, क्योंकि आप एक गाय की बात नहीं कर रहे उसमें, सभी की कर रहे हैं, है ना। इसीलिए हेडिंग क्या बनती थी, दा काओ। याद आ गया। तो ये वही कंसेप्ट हम सीख रहे हैं, दा काओ क्यों लिख रहे हैं। जब हम दा काओ का ऐसे लिखा करते थे दोस्तों, तो उस समय गाय के लिए क्या लिखा करते थे, इट, क्योंकि वहां पर जनरल गाय की बात हो रही थी, वो हमारी गाय नहीं है ना। जनरली पूरी की पूरी प्रजाति के तौर पर हम गाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दा काओ। बट व्हेन इट कम्स टू माय पेट एनिमल, और वहां पर भी अगर आप गाय का ही ऐसे लिख रहे हो, तो फिर वहां पर आप इट की जगह क्या लिखा करते थे, इट की जगह क्या लिखा करते थे मेरे भाई, शी का यूज किया करते थे। इट की जगह शी का हम लोग यूज किया करते थे, ठीक है। द काउ, इट, माय पेट एनिमल, शी। टीचर्स भी कई बार हमें गाइड किया करते थे, अगर याद हो तो, कि बच्चे अगर आप गाय का ऐसे याद करके गए हो, काउ का, द काउ का, और वहां पर आ गया माय पेट एनिमल, माय पेट एनिमल का ऐसे आ गया, तो क्या करना है, जहां जहां इट लिखा है वहां वहां शी लिख देना, थोड़ा सा चीज चेंज हो जाएगी। ऐसा हमें समझाया जाता था, है ना। कभी कभी ऐसा भी समझाया जाता था कि आप रेलवे स्टेशन का ऐसे याद करके गए हो, वहां पर बस स्टैंड का ऐसे आ गया, वहां पर बस स्टैंड का ऐसे आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, जहां जहां रेल की बात की है वहां वहां बस की बात करो, जहां जहां प्लेटफॉर्म की बात की है वहां स्टैंड की बात करो, है ना। क्योंकि बाकी सिनेरियो तो मेरे बच्चे क्या है, सेम है, पैसेंजर्स होते हैं, लगेज लेकर जाते हैं, टिकट्स वगैरह लेते हैं लोग, है ना, भीड़ भाड़ होती है, सामान बेचने वाले होते हैं, तो ये सारा सिनेरियो लगभग तो रेलवे स्टेशन से आपका ऐसे कहां का चला जाएगा, बस स्टैंड का, ठीक है। बट कई बार अनर्थ क्या होता है, आपने बेस्ट फ्रेंड का ऐसे याद करके गए और वहां पर आ गया जी माय फादर। अब कुछ बच्चों को टीचर की कही गई वो बात याद आ गई, बेस्ट फ्रेंड का ऐसे याद करके गए हैं, आ गया माय फादर का, तो चीजें किस तरह से अनर्थ में बदल जाती हैं, चीजें किस तरह से अनर्थ में बदल जाती हैं वो समझना है। बेस्ट फ्रेंड का ऐसे याद करके गए, वहां आ गया फादर का, तो आपको लगा जहां जहां फ्रेंड है वहां हटा हटा कर फादर लिख दो, काम बन जाएगा। बट कई बार क्या होता है, चीजें बनने की जगह बिगड़ और जाती है, अनर्थ हो जाता है। सिचुएशन क्या बन जाएगी, शुरुआती कैसी होगी, आई हैव मेनी फादर्स बट राहुल इज माई बेस्ट फादर, ठीक है। अनर्थ पहली ही लाइन से, ही ऑफन कम्स टू माई हाउस, माई मदर लव्स हिम वेरी मच। अब कुछ बच्चे तो यहीं तक रुक जाते हैं, और कुछ बच्चों को तो भैया 10 में से 10 नंबर लेने होते थे, तो वो तो मॉरल भी लिख कर जाते थे, है ना। फ्रेंड कैसे में मॉरल लिखते थे ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, तो अब क्या लिख देंगे वो, अ फादर इन नीड इज अ फादर इन डीड, जो जरूरत के समय काम आए वही असली बाप है, बाकी सब पाप है, ठीक है। तो भाई सब काम खराब हो जाएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। A same incident happened with me. I replaced railway station by bus. I wrote many trains that are at bus stand. हाँ कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि माइंड में आ गया रेलवे स्टेशन की जगह बस स्टैंड, बट शुरू तो बस स्टैंड, मतलब रेलवे स्टेशन को शुरू में तो बस स्टैंड दिखा दिया, बट माइंड में तो बार बार ट्रेन आ रही है ना, उस बस स्टैंड में ट्रेन दिखा दोगे, ऐसा होता है। चलिए, तो पेट एनिमल्स के लिए बच्चे ही और शी का यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि उस को परचेज कर लिया गया, परचेज कर लिया गया तो पालने के लिए करा है, तो फिर वो डॉग हमारा पेट है, तो इसीलिए यहां पर ही का यूज बच्चे करा जा सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब अपना नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। अब ये कलेक्टिव नाउन क्या चीज है जी,
कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं? नाम से ही क्लियर है, वैसे तो ये नाम से ही क्लियर है कलेक्टिव का मतलब क्या होता है। कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करें तो कलेक्टिव नाउन जो कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। बेस्ट फ्रेंड की जगह बेस्ट गर्लफ्रेंड आ जाए भाई, बेस्ट गर्लफ्रेंड नहीं होती, गर्लफ्रेंड एक ही होती है, ठीक है? ये बेस्ट बेस्ट गर्लफ्रेंड के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? जो कलेक्शन को इंडिकेट कर दे वो कलेक्शन कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। एक ऐसा शब्द जो कलेक्शन को ही इंडिकेट कर दे कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। अब इसको हम लोग दो अलग अलग तरह से समझते हैं। What is definite collective noun? और indefinite collective noun. डेफिनेट कलेक्टिव नाउन और दूसरा हो गया बच्चे इनडेफिनेट कलेक्टिव नाउन, ठीक है? फर्स्ट एंड सेकंड में द डॉग और द टाइगर प्रॉपर नाउन हुए। अरे भाई रक्षिता मेरे बच्चे प्रॉपर नाउन कैसे हो गए? कमाल ही करते हो यार, इसमें प्रॉपर नाउन कैसे हो गए द डॉग और ये द टाइगर? भैया प्रॉपर नाउन वो होता है जब किसी के नाम की बात करें, जैसे मैंने उस डॉग को परचेज कर लिया और मैंने इसका नाम रख दिया मोती या फिर शेरू, समझ रहे हो बात? तो वो प्रॉपर नाउन होगा, मोती, शेरू या फिर टाइगर, है ना? जैसन, जैक्सन, ऐसे आपने देखा होगा इस तरह के नाम रख देते हैं डॉग्स के, तो वो भैया प्रॉपर नाउन होता है। द डॉग और द टाइगर थोड़ी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब ये डेफिनेट कलेक्टिव नाउन और इनडेफिनेट कलेक्टिव नाउन क्या है? ऐसे कलेक्टिव नाउन को डेफिनेट बोलेंगे जिसमें आपको कलेक्शन का एग्जैक्टली पता हो, डेफिनेट कलेक्टिव नाउन। और ऐसे कलेक्टिव नाउन जहां पर आपको कम कलेक्शन का पता ना हो कि कितने का कलेक्शन है, उसको इनडेफिनेट कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जी समझते हैं, जैसे मैंने आपके सामने यहां पर एक एक्सप्रेशन लिखा टीम। अब ये तो क्लियर है टीम जो है वो अपने आप में कलेक्टिव नाउन है, कलेक्शन को दिखा रही है, किसी एक को तो टीम बोल नहीं सकते, एक से ज्यादा को ही हम लोग टीम बोलेंगे, ठीक है जी? अब ये डेफिनेट है या फिर इनडेफिनेट है ये मुझे आप बताएं। टीम शब्द डेफिनेट है या फिर इनडेफिनेट है, एक बार सोचकर मुझे बताएंगे किस तरह से ये यूज होगा। तो भैया ये जो हमारा टीम शब्द है ना, ये अपने आप में इनडेफिनेट कलेक्टिव नाउन है। क्या है बच्चे? इनडेफिनेट, डेफिनेट नहीं है। जो लोग टीम को डेफिनेट समझ रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जो शब्द टीम को डेफिनेट समझ रहे हैं वो गलत करते हैं बच्चे। इनडेफिनेट है क्राउड, मॉब, बेंच, ज्यूरी, बंच, हर्ड, फ्लॉक, गैंग, ऑडियंस, कमेटी, बेवी, ये सब क्या है? दे ऑल आर इनडेफिनेट कलेक्टिव नाउन। ये सारे के सारे इनडेफिनेट कलेक्टिव नाउन है। इनडेफिनेट कैसे, मैं समझाता हूं आपको। मुझे बताएं, जैसे मैंने आपसे कहा आई एम अ टीम लीडर, मुझे बताओ मेरी टीम में कितने लोग हैं। अगर आप बता दोगे तो वो डेफिनेट हो जाएगा, नहीं बता पा रहे तो इनडेफिनेट है। टीम लीडर में मेरी टीम में कितने लीडर हुए, मैंने कहा मैं एक टीम लीडर हूं, तो बता दो मेरी टीम में कितने लीडर हुए, मतलब कितने स्टूडेंट्स, सॉरी कितने लोग हुए। मैं अगर टीम लीडर हूं और वो डेफिनेट है तो बता दो कितने लोग हैं। तो नहीं पता ना। हाँ, क्रिकेट टीम की बात करने लगे, फुटबॉल टीम की बात करने लगे, तो वो भैया अगर यू आ जाए कि ए टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, हाँ, तो फिर देखो टीम से क्लियर थोड़ी हुआ, वो तो 11 से क्लियर हुआ ना।
टीम से थोड़ी क्लियर हुआ बच्चा योग्यता, क्लियर किससे हो रहा है? 11 लिखना पड़ रहा है ना। अगर 11 लिखना पड़ रहा है इसका मतलब टीम से नहीं पता लग रहा था। टीम तो भैया 8 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, 6 की भी हो सकती है, 11 की भी हो सकती है, 20 की भी हो सकती है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। क्रिकेट लिखकर इसको कंफर्म करना पड़ेगा, फुटबॉल लिखकर डेफिनेट बनाना पड़ेगा। जैसे क्राउड है, मुझे बताओ क्राउड में कितने लोग होते हैं? आपको सर पता नहीं। क्राउड में तो 200 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं ना। ग्रुप भी इंडेफिनेट, जी हाँ ग्रुप भी इंडेफिनेट होगा बच्चे। ग्रुप में भी थोड़ी पता कितने लोग हैं। जैसे मैंने कहा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, देखो आपने देखा होगा, आपने आज व्हाट्सएप ग्रुप को देखना, एक व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे मानकर चलो 20 लोग, एक में 40 हो सकते हैं, एक में 60 हो सकते हैं और एक में 100 हो सकते हैं। ठीक है ना, अलग अलग होते हैं ना ग्रुप में। अगर एक ही नंबर स्पेसिफिक होता तो भाई हर ग्रुप में सभी लोग समान होते, बट ऐसा नहीं है, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग होते हैं। ठीक है जी, फिर आगे बढ़ते हैं भैया। मॉब, ग्रुप और मॉब की, सॉरी क्राउड और मॉब की बात करें तो एक ही चीज है। क्राउड का मतलब होता है भीड़ और मॉब का मतलब होता है उग्र भीड़। तो दोनों में हम लोग क्या बोलते हैं? इंडेफिनेट है। बेंच और ज्यूरी दोनों का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ जजेस। बेंच में कितने जज होते हैं ऐसा कोई नंबर डिफाइन नहीं है, ज्यूरी में कितने नहीं पता। बंच की बात करूं तो गुच्छा, बंच ऑफ कीज, मुझे बताओ चाबियों के गुच्छे में कितनी चाबी होती हैं? आप कहोगे 2 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 6 भी हो सकते, वो तो भाई डालने के ऊपर है कितनी हम चाबी डाल रहे हैं उसमें। ऐसे ही हर्ड, फ्लॉक, झुंड होता है, झुंड में कितने जानवर पक्षी हैं नहीं पता ना। गैंग, गैंग वॉर हो गई, मुझे बताओ कितने लोगों में हो गई आपस में? इधर कितने थे, इधर कितने थे, आपस में गैंग वॉर हुई है तो नहीं पता ना। हो सकता है 4 इधर हो, 3 इधर हो सकता है 10 इधर हो, 15 इधर हो, है ना। तो गैंग रेप, अब गैंग रेप बहुत ही मतलब निचले दर्जे का एक अपराध है जिसको लोग अंजाम देते हैं। खैर, अब मुझे बताओ एक लड़की के साथ गैंग रेप किया गया, तो वहां पर उस गैंग रेप में कितने लोगों ने रेप किया होगा? ऐसा नंबर डिफाइन नहीं होता, बट ये जरूर पता लग गया एक से ज्यादा है। तो वहां पर 2 भी हो सकते हैं वो राक्षस, वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। आपने निर्भया वाला केस देखा था, वो 4 लोग थे। तो बेसिकली नंबर स्पेसिफिक नहीं है ना। ऑडियंस में कितने, कमेटी में कितने नहीं पता। बेबी, बेबी मींस ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ गर्ल्स हुआ करता है। फ्लॉक, ज्यूरी, फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, ज्यूरी का मतलब होता है मेरे बच्चे कलेक्शन ऑफ जजेस, बेबी का मतलब होता है लड़कियों के ग्रुप को, है ना, लड़कियों के ग्रुप को हम बेबी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सब इंडेफिनेट हो गए। देखो डेफिनेट लिखते ही समझ में आ जाएगा, जैसे डेफिनेट लिखूंगा तुरंत क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे मैंने लिखा सेंचुरी, 100, 1000, लाख, मिलियन, बिलियन, डेकेड। डेकेड, डजन, स्कोर, पेयर, कपल, वीक, ईयर, इस तरह से मंथ। तो ये सारे के सारे आप देख रहे हो, लिखते ही क्लियर हो गया होगा दोनों के बीच का डिफरेंस कि डेफिनेट और इनडेफिनेट क्या है। इसमें एग्जैक्टली नंबर्स का स्पेसिफिकेशन है, एग्जैक्टली यहां पर दिखाया गया कि कितने नंबर्स का कलेक्शन है। समझ गए ना? सेंचुरी में 100 होते हैं, 100 में 100, 1000 में 1000, लाख में लाख। मिलियन का मतलब होता है, मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन की बात करें तो 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। ठीक है, कलेक्शन ऑफ 10 लैक्स। अगर मैं बात करूं 1 बिलियन, 1 बिलियन की बात अगर हम करें तो 1 बिलियन का मतलब होता है 1000 मिलियन, और 1000 मिलियन का मतलब ही क्या होता है? 100 करोड़। ठीक है, डेकेड मतलब दशक, 10 साल के कलेक्शन को बोलते हैं। डजन आप जानते हो 12। स्कोर, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पूछूं स्कोर तो आपको लगेगा क्या, अरे सर वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप के स्कोर की पूछ रहे होंगे कि इंडिया का क्या स्कोर है, साउथ अफ्रीका का क्या है, ऑस्ट्रेलिया का क्या है, इस तरह से आप लोग पूछते हैं। तो स्कोर का एक मतलब तो ये बिल्कुल होता है कि जो चीज हम कर रहे हैं उसका आउटकम क्या रहा है। इंडिया बैटिंग कर रही है ना, तो बैटिंग करके उन्होंने क्या रिजल्ट पेश किया, मानकर चले 200 रन पर 3 विकेट हो गए, ये उनका आउटकम है जो वो मेहनत कर रहे हैं। एक तो ये स्कोर का मीनिंग हो गया। स्कोर का ही एक दूसरा मीनिंग होता है, ये कलेक्शन को भी शो करता है। जैसे डजन की बात करें, डजन कितने को दिखाता है? 12 को बेसिकली, है ना। डजन कितने को दिखाता है? 12 को। डजन का मतलब सुनते ही आपके, जैसे मैंने कहा मैंने 1 दर्जन पुस्तक खरीदी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 12। मैंने 1 दर्जन पेन खरीदे तो 12 पेन खरीदे, कंफर्म हूं, नंबर बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही स्कोर की बात करें तो स्कोर कितने का कलेक्शन को दिखाता है? 20 चीजों के कलेक्शन को हम लोग स्कोर बोलते हैं।
जैसे मैं कहूं आई हैव अ स्कोर ऑफ बुक्स, तो जाहिर सी बात है मेरे पास 20 बुक्स हैं, ठीक है, 20 बुक्स है बच्चे। पेयर जानते हो 2, कपल जानते हो 2, वीक जानते हो 7, ठीक है। तो ये डेफिनेट हो गए और ये इनडेफिनेट हो गए। आशा करता हूं मेरे बच्चे ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, जल्दी से बता देंगे। चलो भैया, इसका आगे और यूज भी सीखेंगे, अभी फिलहाल हम लोगों ने इसको जाना है। नेक्स्ट आता है बच्चे हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या है जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहा मैंने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये क्या चीज है जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है मेरे बच्चे, इसको समझ लेते हैं एक बार। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर मैं बात करूं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, देखो जिस चीज को दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड, जिसको आप ना तो देख सको ना ही टच कर सको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दैट कैन बी फेल्ट ओनली, जिसको सिर्फ महसूस किया जाए, अ स्टेट ऑफ माइंड या फिर इमोशंस और फीलिंग्स को बोलते हैं। तो जिस चीज को आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। दूसरी डेफिनेशन क्या है, जिसको सिर्फ और सिर्फ आप महसूस कर पाए, फील कर पाए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अ स्टेट ऑफ माइंड, माइंड के एक स्टेट को हम लोग क्या बोला करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या हमारी फीलिंग्स और इमोशंस को हम लोग क्या बोला करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है भाई। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल, जिनको फील कर सके बच्चे, है ना, हमारे फीलिंग्स इमोशंस हो गए। जैसे कि आई होप इसको लिखते तो सब जान ही जाएंगे। लव, आपने देखा होगा दुनिया इसके पीछे परेशान रहती है, खासकर युवा लोग, है ना, भटकते रहते हैं इसके चक्कर में कि कहीं से कहीं ना मिल जाए, है ना। मिला किसी को नहीं, क्या करते हो, लव को देख पाते हो, टच कर पाते हो जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसको हम लोग फील कर सकते हैं। ऐसे ही हेट्रेड, लव हो गया, हेट्रेड हो गया नफरत। इसी तरह से विजडम, ब्यूटी, एंगर, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, नॉलेज, ईगो, पेन, स्माइल, डेवलपमेंट, ग्रोथ, लाफ्टर, तमाम तरह के इस तरह के एक्सप्रेशन, ये सभी क्या हो जाएंगे, दे ऑल आर, हाँ हैप्पीनेस हो गया बिल्कुल, सैडनेस, जॉय, सॉरो, बिल्कुल सही है बच्चे। ये सब क्या हो जाएंगे भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक बच्चा कह रहा है एयर को स्टेट ऑफ माइंड बोल सकते हैं, नहीं भाई, स्टेट ऑफ माइंड मतलब जो जिस चीज को आप सोच रहे हो, महसूस कर रहे हो, उनको स्टेट ऑफ माइंड बोला जाता है। हवा तो भैया आपको बाहर से फील होती है ना, तो वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं कराएगा। क्लियर है भाई सभी को, इन किसी भी चीज को ना तो आप देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप इनको फील कर सकते हैं। इन सभी को आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, फील कर सकते हैं, ठीक है जी।
द लव इज अ ग्रेट फीलिंग। द लव इज अ ग्रेट फीलिंग, एक बार इसको देखें। और द लव ऑफ मदर इज द लव इज अ ग्रेट फीलिंग। पहला, द लव ऑफ मदर इज प्राइसलेस। ये दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों में हम लोगों ने लव का जिक्र किया है। ऊपर वाले सेंटेंस में दी गलत है और नीचे वाले में दी पूरी तरह से सही है। तो एक चीज तो ये समझेंगे, वी cannot use articles with any abstract noun। हम किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते। सर डेवलपमेंट कैन बी सीन, बट हियर व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज? बेटे अच्छा, डेवलपमेंट को देख सकते हो क्या? अरे भाई साहब कैसे देख सकते हो, एक बार मुझे बताओ। अच्छा ऐसे तो फिर आपको ये भी लग रहा होगा सर स्माइल भी देखी जा सकती है, ऐसे तो लग रहा होगा ब्यूटी भी देखी जा सकती है, लग रहा होगा ना। फिर तो जब डेवलपमेंट को लग रहा है देख सकते हो, स्माइल भी देख सकते हो, ब्यूटी भी देख सकते हो, फिर तो एक बार बताओ किस किस को लग रहा है देख सकते हैं, जल्दी से बताएंगे। आमतौर पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करते एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, इसीलिए डी का यूज हटा दिया। बट अगर उसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को स्पेसिफिक कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? स्पेसिफिक सेंस में डेफिनेट कर दिया जाए, पर्टिकुलराइज कर दिया जाए तो दोस्तों हम उससे पहले आर्टिकल दी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल दी का यूज डेफिनेट चीजों को दिखाने के लिए होता है। और अगर आप उसको डेफिनेट कर रहे हो, यहां पर तो नहीं पता किस लव की बात कर रहे हैं, या तो सिर्फ प्यार की बात कर रहे हैं, जब जनरल सेंस में यूज होगा तो नहीं करेंगे आर्टिकल। बट अगर उसी को स्पेसिफिक बनाकर कर देंगे तो आर्टिकल दी का यूज कर सकते हैं। मां के प्यार की बात हो रही है, स्पेसिफिक डेफिनेट कर दिया, जब डेफिनेट और स्पेसिफिक कर देंगे तो आर्टिकल दी यूज करा जा सकता है। एक और सेंटेंस से बात समझते हैं। मैंने कहा एंगर इज द ग्रेटेस्ट enemy of the man। देखते हैं, Isn't development seen in university? जी नहीं, महसूस की जाती है बच्चे, देखी नहीं जाती मेरे भाई, महसूस की जाती है। ब्यूटी में कंफ्यूजन है प्लीज, स्पेसिफिक मतलब जैसे द टीचिंग स्टाइल ऑफ अरुण सर इज ग्रेट, थैंक यू बच्चे। चलिए अभी बात करेंगे डेवलपमेंट, जिसको दिख रही है उसको थोड़ा सा उसकी आंखें खोलते हैं। द एंगर इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द मैन, और द एंगर ऑफ माय फादर बहुत ध्यान से देखना, यहां पर एंगर की बात की है जनरल सेंस में, तो एंगर के साथ आर्टिकल दी का यूज नहीं किया जाता। हम क्या कह रहे हैं? गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरी चीज, मैन का मतलब भैया यहां पर किससे है? इंसान से है, मैनकाइंड से है। जब मैन का मतलब मैनकाइंड से होता है तो आर्टिकल दी नहीं आया करता। तो एंगर इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मैन, ठीक है। यहां पर देखो एंगर से पहले आर्टिकल दी का यूज किया गया है, सही इसलिए है क्योंकि एंगर सिर्फ और सिर्फ मेरे फादर का दिखा दिया, स्पेसिफिक कर दिया। स्पेसिफिक का मतलब होता है डेफिनेट कर देना किसी का, पर्टिकुलर बता दिया, फादर के ही गुस्से की बात हो रही है और कहीं की बात नहीं हो रही। सर ये अपनी बॉडी की डेवलपमेंट कैसे देख सकते हैं? जी नहीं, बॉडी की डेवलपमेंट भी दिखती नहीं बच्चे, महसूस होती है। द एंगर ऑफ माय फादर इज फियर्स, ठीक है, समझ पाए? चलिए जी, अब बात कर लेते हैं भैया, मान लेते हैं ये रहा दिल्ली और समय है 2001 का, मान लेते हैं। अब 2001 में एक व्यक्ति था जो कि इंडिया छोड़कर बाहर जाकर सेटल हो गया। उस समय इंडिया दिल्ली में छोटी छोटी बिल्डिंग्स हुआ करती थी और छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, छोटे छोटे स्कूल हुआ करते थे, छोटे छोटे गार्डन्स हुआ करते थे, है ना। यही सारी की सारी चीजें थी, ऐसे कुछ छोटी छोटी बिल्डिंग्स, है ना, ऐसे ही कुछ था, ज्यादा डेवलपमेंट नहीं थी। अब वो वापस आया कब? 2023 में, कहने का मतलब लगभग 22 साल बाद, ठीक है। तो जब वो आया तो आप देख रहे हैं
वो फिर आकर देखता है गुड़गांव में, अरे भाई साहब एयरपोर्ट से उतरते ही उसको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखती हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स दिखते हैं, बड़े बड़े गार्डन्स दिखते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स दिखते हैं, स्विमिंग पूल वगैरह दिखता है और रेस्टोरेंट्स वगैरह दिखते हैं, काफी सारी चीजें, मेट्रो दिखती है उसको। अब उसको दिखाई क्या दिया, ये क्या क्या बना दिया, ये तो बिल्डिंग थे, ये क्या था, हॉस्पिटल, ये क्या था, गार्डन, ये स्कूल हो गया मान लेते हैं, ये मॉल हो गए, ठीक है, ये रेस्टोरेंट्स हो गए। अब जब वो आया वापस तो उसने देखा भैया बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई है, हॉस्पिटल बड़े बड़े बन गए हैं, उसको दिख क्या रहा है, बिल्डिंग दिख रही है, ये सारी बिल्डिंग्स उसको दिख रही हैं, ये हॉस्पिटल दिखा, गार्डन दिखा, मॉल दिखा, ये क्या था, आर से क्या बनाया था, रेस्टोरेंट दिखा, स्कूल दिखे बड़े बड़े, है ना, क्लब हाउस दिखे, तो दिखा तो ये सब, इससे महसूस कर लिया उसने, इससे महसूस किया है बच्चे, दिखा तो क्या है उसको, हॉस्पिटल दिखा है, गार्डन दिखा, मॉल दिखा है, रेस्टोरेंट दिखे, बिल्डिंग दिखे, क्लब हाउस दिखे, स्कूल दिखे, दिखाई तो ये चीजें दी है। ये थोड़ी कि आप यहां पर कोई ऐसी बिल्डिंग बन गई, डेवलपमेंट की बिल्डिंग बन गई, डेवलपमेंट नहीं, वो बनी बिल्डिंग है, दिख बिल्डिंग रही है, उसको देखकर हमने महसूस करा, अरे भाई हमारा देश तो डेवलप कर गया। समझ पा रहे, तो महसूस किया उससे, उस चीज को देखकर हम लोगों ने बच्चे महसूस किया है। जैसे मैंने कहा आप मेरी स्माइल देख रहे हो, है ना, आप मेरी स्माइल नहीं देख रहे हो, आप मेरे लिप्स को देख रहे हो, उसके अंदर होती जैसे दांत देख रहे हो, ठीक है, मजाक था। उससे आपने महसूस किया कि सर हमारे हंस रहे हैं, और किसी ने जोक मारा और मैं कहता हूं अरे भाई वाह। अगर मैं ऐसे करता हूं तो आप मेरा लाफ्टर देख रहे हैं, समझ पा गए, क्लियर है जी, चलो, तो इससे हम लोग चीजों को महसूस किया करते हैं। तो इनको देखा नहीं जा सकता भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा, क्या है भाई, नेक्स्ट इज मटीरियल नाउन। अब मटीरियल नाउन का मतलब क्या है, देखिए जो चीज फाइनल बनकर तैयार हो जाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट। अब वो फाइनल प्रोडक्ट किन चीजों की मदद से बनते हैं, फाइनल प्रोडक्ट किन चीजों की मदद से बना करते हैं जी, फाइनल प्रोडक्ट में जो चीजें यूज होती हैं बच्चे, उन्हीं को हम लोग क्या बोला करते हैं, मटीरियल नाउन। जैसे कि आपने देखा कोई बॉटल बनकर तैयार है, जैसे ये बॉटल बनकर तैयार, इसको हम लोग यूज करते हैं, अभी किस चीज से बनी है, फाइनल प्रोडक्ट यूज करने के लिए रेडी, बट ये बनी किस चीज से, आपने देखा प्लास्टिक, ठीक है, तो इसी तरह की चीज है। कोई चेयर है वो किस चीज से बनी है, वो भी प्लास्टिक से, हो सकता है लोहे की है तो आयरन, हो सकता है लकड़ी की है तो वुड, है ना, जैसे फर्नीचर वगैरह होता है लोहे का भी बनता है, वुड का भी बनता है, आप जानते हैं, ठीक है। फिर लड़का लड़की की शादी होती है, तो जब एंगेजमेंट होती है तो एक दूसरे को कौन सी रिंग पहना देते हैं, डायमंड से बनी हुई, है ना। शादी का 1 साल हो जाता है तो लड़का कौन सी रिंग दे देता है, गोल्ड की, पहली एनिवर्सरी पे, दूसरी पे दे देता है क्या, सिल्वर, तीसरी पे तो वापस लेने का मन करता है कि वापस ले लो सारी, है ना, तीसरी पे तो मन करता है ना वापस ले लो, खानका का नुकसान कर लिया है, तो विश्वास उठ जाता है ना बच्चे, ऐसा। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, दे ऑल आर मटीरियल नाउन। इवन अगर हम बात करें अपने वाटर की, पानी की, तो वाटर भी क्या है, अपने आप में मटीरियल नाउन है मेरे बच्चे। क्यों, क्योंकि ये भी बहुत सारी चीजों में एज इट इज बनने के लिए यूज किया जाता है। जैसे शिकंजी आप लोग बनाते हैं, बहुत खाना बना रहे हैं, हर चीज में लगभग पानी का यूज किया जाता है, किसी और के लिए चाय बना रहे हो तो पानी ठोक कर, है ना। इवन मिल्क, कहने का मतलब है लिक्विड वाली सारी की सारी चीजें हमारी मटीरियल होती हैं। देखो वाटर तो मिल्क बनाने के भी काम आता है, 10 लीटर दूध है आपके पास, 12 बनाना, क्या करोगे, मिला दिया पानी, हो गया 12। मिल्क भी एक मटीरियल नाउन है, वाटर भी एक मटीरियल नाउन है, आप जानते हैं, क्लियर। सेम उसी तरह से, जिस तरह से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कंडीशन रखते हैं, सेम वैसे ही मटीरियल नाउन के साथ कंडीशन है। एक बार देखते हैं, जैसे मैंने कहा द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, द गोल्ड ऑफ माई ring is 22 carat. Cotton is required for your the cotton of the cotton of your bandage is, ध्यान से देखना भैया, नोट करके लिख लो एक चीज, we cannot use article with
मटेरियल मटेरियल नाउन्स के साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, अवॉइड करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, नहीं, सिर्फ क्या बोलेंगे, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, ऐसे ही बोला जाएगा, क्योंकि जब तक जनरल सेंस में बात होगी तो नहीं करेंगे यूज। यहां पर देखो गोल्ड की बात कर दी, उससे पहले दी लगा दिया, और ये सही है, क्यों, क्योंकि उस गोल्ड को क्या कर दिया, माय रिंग के तौर पर स्पेसिफिक कर दिया, डेफिनेट कर दिया। जब डेफिनेट कर देंगे या फिर स्पेसिफिक कर देंगे तो ऐसी कंडीशन में हम लोग आर्टिकल दी का यूज कर सकते हैं। द कॉटन इज रिक्वायर्ड फॉर योर बैंडेज, आपके बैंडेज के लिए, पट्टी बांधने के लिए रुई चाहिए, जनरल सेंस में यूज हुआ है, कौन सी रुई कुछ नहीं बताया, तो आर्टिकल दी का यूज नहीं करेंगे। बट यहां पर इससे पहले आर्टिकल दी का यूज बिल्कुल सही है, क्योंकि उस कॉटन को हमने स्पेसिफिक कर दिया बैंडेज के तौर पर, कि जो आपके बैंडेज में जो कॉटन लगी हुई है उसकी बात की गई है, तो वो डेफिनेट हो गया। अगर ऐसा है, डेफिनेट हो गया, तो दोस्तों फिर आर्टिकल दी का यूज करेंगे, ठीक है। फिर आर्टिकल दी का यूज करेंगे। तो आज की इस क्लास में बच्चे हम लोगों ने क्या सीखा, हमने टोटल पांचों टाइप्स को डिस्कस कर लिया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। फिर हमने देखा कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो नाउन के पांचों टाइप्स को बच्चे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आशा करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। तो चलिए जी, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।